हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कोचिंग उद्योग हजारों करोड़ रुपए का हो चुका है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है कि कोचिंग के नाम पर बच्चों के हाथ में बैसाखी थमा दी जाती है। स्कूलों में या कॉलेजेस में पढ़ाई का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, इसलिए लोग अपने बच्चों को कोचिंग के लिए भेजते हैं। या कोई और बात है? क्या वास्तव में बच्चों की क्षमता कम हुई है? क्या आज के विद्यार्थी पहले से कम बुद्धिमान है? नमस्कार, डायलॉग्स के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं प्रीता हरित। 22 जून 2026 को लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक कमर्शियल बिल्डिंग में चल रहे एनिमेशन एवं ग्राफिक्स प्रशिक्षण केंद्र में जब आग लगी तो उस आग में 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर छात्र और यंग प्रोफेशनल्स थे। मरने वाले सभी की आयु 20 से 30 वर्ष के बीच की बताई जा रही है। कई लोग घायल भी हुए, जिनका इलाज लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में चल रहा है। ये तो हुई दुर्घटना की खबर। इस हादसे के बाद बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या उस बिल्डिंग के पास फायर एनओसी थी? क्या बिल्डिंग में फायर एग्जिट और इमरजेंसी एग्जिट थे? क्या बिल्डिंग में रेगुलर सिक्योरिटी चेक्स किए गए थे? सुनने में आ रहा है कि बिल्डिंग में अवैध निर्माण था। तो सवाल ये उठता है कि प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने के लिए पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स में पढ़ रहे हजारों छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? इससे पहले भी कई राज्यों में पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें अवैध निर्माण, सुरक्षा मानकों की अनदेखी, फायर सेफ्टी की कमी या प्रशासनिक लापरवाही के कारण छात्रों की जान गई है। सन 2024 में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में भारी वर्षा के कारण अचानक पानी भर गया और यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हो गई। बेसमेंट को लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि इसकी परमिशन नहीं थी और नक्शे के मुताबिक उसका इस्तेमाल स्टोर और पार्किंग के लिए होना चाहिए था। राजेंद्र नगर हादसे के बाद दिल्ली सरकार और नगर निगम ने बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाया। इस दुखद घटना के बाद दिल्ली में 13 कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट सील किए गए, 89 कोचिंग संस्थान सील किए गए, 181 लाइब्रेरियों पर कार्रवाई हुई, 899 संस्थानों को नोटिस दिए गए। जांच में पाया गया कि अनेक संस्थान बेसमेंट में अवैध रूप से कक्षाएं चला रहे थे तथा फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। दिल्ली के ही मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में साल 2023 में आग लग गई थी और दर्जनों छात्र फंस गए थे। कई छात्रों ने जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों से छलांग लगाई। आग लगने के बाद छात्रों को रस्सियों और तारों के सहारे नीचे उतरना पड़ा। घटना के वीडियो पूरे देश में वायरल हुए थे। बड़ी संख्या में छात्र घायल हुए थे। इस घटना ने भी कोचिंग हब में अग्नि सुरक्षा की पोल खोल दी थी। साल 2019 में सूरत के तक्षशिला कोचिंग सेंटर में आग लगी और 22 छात्रों की मृत्यु हो गई। इनमें से ज्यादातर बच्चे 14 से 17 साल की उम्र के थे। राजस्थान के कोटा छात्रावास में तो लगातार कोचिंग सुरक्षा संकट बना रहता है। आग जैसी दुर्घटनाएं तो कम हुई हैं, लेकिन छात्रावासों में सुरक्षा मानकों और आपातकालीन निकास की कमी को लेकर समय समय पर सवाल खड़े होते रहते हैं। कोटा में बड़ी संख्या में छात्रों की खुदकुशी के मामले आते रहते हैं, जिससे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा पर हमेशा सवाल उठता रहा है। एक बड़ा सवाल है, दिल्ली के मुखर्जी नगर में आग लगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की पानी में डूबकर मृत्यु हो गई और अब लखनऊ में आग लगने से 15 छात्रों की जान चली गई। इन घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश में कोचिंग इंडस्ट्री का आकार तो बहुत बड़ा हो गया है। कोचिंग का बिजनेस खूब फल फूल रहा है, लेकिन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। फल खाने के चक्कर में कोचिंग का बिजनेस कर रहे लोगों ने नैतिकता की सभी हदें तोड़ दी हैं। चिंता का विषय है। लखनऊ के अलीगंज का अग्निकांड हमें एक बार फिर याद दिला रहा है
कि देश में शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था अक्सर किसी बड़े हादसे के बाद ही चर्चा में आती है। पिछले 3 दशकों में अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें सैकड़ों बच्चों और युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। सन 1995 में हरियाणा के डबवाली में स्कूल में आग लगने से 442 बच्चे, उनके टीचर और माता पिता की मौत हो गई। स्कूल के वार्षिकोत्सव के दौरान टेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक रास्ता होने के कारण भगदड़ मच गई और सैकड़ों बच्चे और उनके माता पिता जलकर मर गए। यह स्वतंत्र भारत की सबसे भयावह स्कूल घटनाओं में से एक मानी जाती है। सन 2004 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में एक स्कूल में आग लगी। 94 बच्चे जलकर मर गए, 100 से अधिक घायल हुए। स्कूल की रसोई से लगी आग फूस की छत तक पहुंच गई। बच्चे क्लासों में फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। इस घटना के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश के स्कूलों के लिए अग्नि सुरक्षा मानक लागू करने के निर्देश दिए थे। सन 2019 में सूरत में तक्षशिला कोचिंग सेंटर में आग लगी और 22 बच्चे जलकर मर गए, 19 घायल हुए। ये कोचिंग सेंटर अवैध रूप से एक बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर चल रहा था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कोचिंग उद्योग हजारों करोड़ रुपए का हो चुका है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है। हर बड़ी दुर्घटना के बाद जांच समितियां बनती हैं, कुछ मालिकों को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ अधिकारियों को निलंबित किया जाता है, कुछ इमारतें सील होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर कहीं आग लगती है और मासूम लोगों की मौत होती है। भारत में शिक्षा संस्थानों की, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की सुरक्षा केवल तकनीकी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और मानवाधिकार का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल या कोचिंग भेजते हैं तो वे यह अपेक्षा करते हैं कि वे सुरक्षित लौटेंगे। डबवाली से लेकर लखनऊ तक की ये त्रासदियां हमें याद दिलाती हैं कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि सीधे सीधे मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है। इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा करने से पहले आपको बता दूं कि ऐसी घटनाएं केवल भारत तक सीमित नहीं हैं। दुनिया के कई देशों में स्कूलों, बोर्डिंग स्कूलों, प्रशिक्षण केंद्रों, ट्यूशन और क्रैम स्कूलों में, छात्रावासों में आग लगने या भवन सुरक्षा की विफलता के कारण बड़ी संख्या में छात्रों की मौतें हुई हैं। 2024 में केनिया के हिलसाइड एंड्राशा एकेडमी, न्येरी काउंटी, केनिया में आग लगने से 17 छात्र मारे गए और 16 गंभीर रूप से घायल हुए। घटना बोर्डिंग स्कूल के छात्रावास में रात के समय आग लगने से हुई थी। ज्यादातर बच्चे सो रहे थे और बाहर नहीं निकल सके। यह घटना अफ्रीका की हालिया सबसे बड़ी छात्रावास त्रासदियों में से एक मानी जाती है। उससे पहले 2001 में केनिया के ही मोलो हाई स्कूल छात्रावास में आग लगने से 67 छात्र जलकर मर गए। आग इतनी तेजी से फैली कि छात्र बाहर नहीं निकल सके। बाद की जांच में सुरक्षा व्यवस्थाओं की गंभीर कमी सामने आई। 2017 में केनिया के कियाम्बू बोर्डिंग स्कूल में छात्रावास में आग लगने से 10 छात्र जलकर मर गए। 2002 में सऊदी अरब में मक्का गर्ल्स स्कूल में आग लगने से 15 छात्राएं जलकर मर गईं और 50 से अधिक घायल हुईं। यह घटना केवल आग के कारण नहीं, बल्कि बचाव में हुई अव्यवस्था के कारण भी चर्चित हुई। रिपोर्टों के अनुसार कई छात्राएं समय पर स्कूल की बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकीं। 2007 में रूस में येइस्क बोर्डिंग स्कूल में आग लगने से 62 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर बच्चे और कर्मचारी थे। जांच में पाया गया कि फायर अलार्म और सुरक्षा प्रणालियां ठीक से काम नहीं कर रही थी। 1994 में चीन में जिलीहुआ स्कूल छात्रावास में लगी आग में 13 छात्र जलकर मर गए। घटना के बाद चीन ने स्कूल भवनों के लिए सुरक्षा नियमों को कड़ा कर दिया। पैराग्वे में वाइकुला स्कूल अग्निकांड में अनेक बच्चों की मृत्यु हुई थी और कारण वही था, फायर एग्जिट्स की कमी। यह मामला लैटिन अमेरिका में स्कूल सुरक्षा सुधारों का कारण बना। भारत की तरह चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में भी निजी ट्यूशन और क्रैम स्कूलों का बड़ा नेटवर्क है। हालांकि वहां भारत जैसी बड़े पैमाने की घटनाएं कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहां नियमित फायर ऑडिट होते हैं। वहां आपातकालीन निकास या इमरजेंसी एग्जिट अनिवार्य होते हैं। बिल्डिंग में कितने लोग रह सकते हैं या काम कर सकते हैं, इस पर कड़े कानून हैं और इन कानूनों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना और तत्काल गिरफ्तारी होती है।
हमारे देश में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बढ़ती हुई संख्या से हम क्या समझ पाते हैं कि स्कूलों का स्तर गिरता जा रहा है। स्कूलों में या कॉलेजेस में पढ़ाई का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, इसलिए लोग अपने बच्चों को कोचिंग के लिए भेजते हैं। या कोई और बात है? यदि स्कूलों में अच्छी तरह से पढ़ाएं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत ही ना पड़े, जैसा कि पहले होता था। और एक बात ये कि कोचिंग के नाम पर बच्चों के हाथ में बैसाखी थमा दी जाती है कि बिना कोचिंग के कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर ही नहीं सकता या पास हो ही नहीं सकता। कोचिंग इंस्टीट्यूट मनमाना पैसा वसूलते हैं और बिजनेस बना लिया है। दुख की बात यह है कि प्रशासन के साथ मिलकर के भ्रष्टाचार होता है और जरूरी सुरक्षा के कार्य जो सुरक्षा के लिए अपनाए जाने चाहिए वो नहीं अपनाए जाते और इस तरह से दुर्घटनाएं होती हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि आज देश के लगभग हर शहर में कोचिंग संस्थानों की बाढ़ आ गई है? क्यों लाखों विद्यार्थी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के बाद भी कोचिंग जाने को मजबूर हैं? और क्यों बार बार कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा से जुड़ी गंभीर लापरवाहियां सामने आती हैं? यह केवल आग या दुर्घटना का मुद्दा नहीं है, यह उस पूरी व्यवस्था पर सवाल है जिसने शिक्षा को धीरे धीरे एक व्यवसाय में बदल दिया है। स्कूलों में पढ़ाई का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का बिजनेस बढ़ता जा रहा है। जब हम छोटे थे और स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय पर न तो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते थे, न ट्यूशन पढ़ाई जाती थी, बस कुछ एक कुंजियां होती थी और जो बच्चे कुंजी पढ़ते थे या जो विद्यार्थी कुंजियों से पढ़ करके पास होते थे उन्हें बड़ी हेय दृष्टि से, निम्न दृष्टि से देखा जाता था। शायद वो पढ़ने में कमज़ोर होते थे। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते थे, मेहनती होते थे, वे खुद पढ़ते थे और पढ़ाई का स्तर भी इतना अच्छा था। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई होती थी, इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी कि हम लोगों को कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की या ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जो कमज़ोर बच्चे कुंजियों को रेफ़र करके पढ़ते थे और पास होते थे, वो सिर्फ पास होने लायक ही नंबर ला पाते थे और उनका मजाक बनाया जाता था। उनका उतना सम्मान भी नहीं होता था। पता नहीं कैसे ये वाली स्थिति बदल गई और बाद में हर व्यक्ति कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए, कुंजियों की तरफ, शॉर्टकट की तरफ मुड़ गया और पैसे से शिक्षा को और प्रतिभा को खरीदने लगा। यह जो बदलाव हुआ सोच में, मानसिकता में, व्यवस्था में, स्कूलों की पढ़ाई के स्टैंडर्ड में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नंबर बढ़ने में और इस सब के पीछे जो एक मानसिकता थी कमर्शलाइजेशन की, उसका बहुत ही दुखद परिणाम हुआ। आज से 30-40 साल पहले ज़्यादातर विद्यार्थी केवल स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई के आधार पर बोर्ड की परीक्षाएं पास कर लेते थे, सरकारी नौकरियों में चुने जाते थे और विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा जाते थे। कोचिंग जैसी चीज़ तब नहीं होती थी, लेकिन आज स्थिति उलट गई है। यदि कोई विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सेवक, बैंक अधिकारी या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन चाहता है तो सबके मन में बस एक ही सोच है कि बिना कोचिंग के सफलता संभव नहीं है। बिना कोचिंग के कोई भी छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सिविल सर्वेंट, बैंक ऑफिसर नहीं बन सकता। अब सवाल आता है कि अगर स्कूल कॉलेज में अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही थी तो फिर कोचिंग उद्योग हजारों करोड़ रुपए का कैसे बन गया? यदि विद्यार्थियों को स्कूलों में पढ़ाई ठीक से कराई जाती है और उन्हें सही मार्गदर्शन मिल रहा होता है तो फिर हर साल लाखों परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा कोचिंग पर खर्च क्यों कर रहे होते हैं? कोचिंग संस्थानों की दिन पर दिन बढ़ती संख्या से और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनमें कोचिंग करते देखकर ऐसा लगता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सरकार के हाथ से बाहर चला गया है। कई स्कूलों में टीचर्स की कमी है और बच्चे ज़्यादा होते हैं, इसलिए बच्चों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। इस कमी का लाभ कोचिंग उद्योग उठाता है और विद्यार्थी ऐसा महसूस करते हैं कि कोचिंग के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और भले ही घर में इतने पैसे न हो, फिर भी कोचिंग की फीस भरने के लिए पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है। कोचिंग ने विद्यार्थियों के हाथ में बैसाखी थमा दी है। यह एक गंभीर सामाजिक प्रश्न है। आजकल परिवार और समाज में बच्चों को बचपन से ही ऐसा महसूस करवाया जाता है कि बिना ट्यूशन के, बिना कोचिंग के वे सफल नहीं हो सकते, जिसके परिणाम स्वरूप ज़्यादातर बच्चों में सेल्फ स्टडी की आदत नहीं बनती और न ही वे खुद से लाइब्रेरी में जाकर पढ़ पाते हैं, न ही उन्हें खुद किताबें पढ़ने का शौक होता है। यही कारण है कि बच्चों में सेल्फ स्टडी, सेल्फ डिसिप्लिन और सोच विचार की शक्ति कम होती जा रही है।
पुराने समय में लोग बिना किसी कोचिंग के प्रतियोगी परीक्षाएं पास करते थे। इसका मतलब यह नहीं कि कोचिंग बेकार है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि कोचिंग अनिवार्य है। बल्कि सच बात तो यह है कि कोचिंग सफलता की गारंटी नहीं है और न ही कोचिंग सफलता पाने का एकमात्र उपाय। लेकिन कोचिंग उद्योग जिस तरह प्रचार करता है और जिस तरह फल फूल रहा है, उससे अक्सर यही धारणा बनती है कि मानो सफलता का रास्ता केवल उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही होकर गुजरता हो। आज भारत का कोचिंग उद्योग हजारों करोड़ रुपए का बाजार बन चुका है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट लाखों रुपए फीस के ले लेते हैं, भारी भरकम विज्ञापन चलाते हैं और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाते हैं, उन छात्रों की सफलता को ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले प्रचारित करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके यहाँ पढ़ने आए और ये लोग उनसे लाखों रुपए वसूल कर सकें। अपने करियर को लेकर बच्चों की आकांक्षाओं और उनके माता पिताओं की आशंकाओं का ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पूरा फायदा उठाते हैं और बच्चों और उनके माता पिता की चिंता को ये अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर लेते हैं। लेकिन समाज के हित के मद्देनजर शिक्षा का बाजारीकरण क्या चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? गरीब बच्चों के माता पिता कर्ज ले लेकर बच्चों को कोचिंग करवाते हैं। समझ नहीं पा रही हूँ कि समस्या कैसे पैदा हुई, स्कूल में अच्छी पढ़ाई न होने के कारण से या किसी और अन्य कारण से। समस्या केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं है, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की है। समस्या सामाजिक भी है, समस्या प्रशासनिक भी है, समस्या सरकार के सामने है। समस्या बहुत विकराल है, इसे उसी स्तर पर निपटाया जाना चाहिए। समस्या समाधान के लिए बुनियादी कदम बहुत ज़रूरी है। स्कूलों और कॉलेजों की पढ़ाई की क्वालिटी में सुधार होना ज़रूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल की शिक्षा के बीच की खाई को कम करना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए कठोर नियम होने चाहिए, कड़े फायर ऑडिट और सुरक्षा ऑडिट होने चाहिए। फीस लेने के लिए सही रेगुलेशंस किए जाने चाहिए। मन मर्जी से कोई भी फीस लेने पर रोक लगे और फीस भी कम होनी चाहिए। बच्चों को बचपन से ही सेल्फ स्टडी की आदत डालनी चाहिए और ये काम परिवार के लेवल पर और बाद में स्कूलों में सिखाया जाना चाहिए। शिक्षा को बाजार नहीं, सामाजिक दायित्व के रूप में देखा जाना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का अस्तित्व अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब कोचिंग व्यवस्था स्कूल कॉलेज की शिक्षा का विकल्प बन जाती है, जब बच्चे स्कूल पर नहीं बल्कि कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, जब माता पिता शिक्षा नहीं बल्कि कॉलेज या हायर एजुकेशन और नौकरी में सीट खरीदने की मानसिकता में धकेल दिए जाते हैं। और इस सब की जड़ में होती है मुनाफाखोरी की मानसिकता, जबकि होनी चाहिए सामाजिक जवाबदेही की जिम्मेदारी। लखनऊ की त्रासदी केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह चेतावनी है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास कराना नहीं होना चाहिए, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। मुझे अक्सर अपने छात्र जीवन के दिन याद आते हैं। वह समय कुछ और था। अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। शिक्षकों का सम्मान था। विद्यालय केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने का केंद्र हुआ करते थे। स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उसी के आधार पर बच्चे अच्छे अंक लाते थे, प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे और जीवन में आगे बढ़ते थे। उस समय ना तो हर गली मोहल्ले में कोचिंग संस्थान होते थे, ना ही हर विषय के लिए ट्यूशन की अनिवार्यता थी। कुछ विद्यार्थी अवश्य कुंजियों या गाइड पुस्तकों का सहारा लेते थे, लेकिन उन्हें आदर्श विद्यार्थी नहीं माना जाता था। ये माना जाता था कि जो छात्र स्वयं पाठ्यपुस्तक पढ़कर मेहनत करके विषय को समझकर परीक्षा पास करता है वही वास्तव में प्रतिभाशाली है। कुंजी से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अक्सर कमजोर माना जाता था। समाज में यह धारणा थी कि केवल परीक्षा पास करने का रास्ता खोज रहे हैं, ज्ञान अर्जित करने का नहीं। लेकिन कुंजी का सहारा लेना सम्मान की बात नहीं थी, बल्कि मजबूरी या कमजोरी का संकेत माना जाता था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान से हटकर ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने पर केंद्रित हो गया। बच्चों ने खुद पढ़ पढ़ के सीखना छोड़ दिया और सोच ऐसी बन गई कि केवल स्कूल की पढ़ाई काफी नहीं है। सफलता के लिए कोचिंग चाहिए, फिर कोचिंग के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए। आज स्थिति यह है कि अनेक परिवारों को लगता है कि यदि उनका बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा तो वो पीछे रह जाएगा। कई बच्चे स्कूल से लौटते हैं और सीधे कोचिंग पहुंच जाते हैं, फिर घर आकर ट्यूशन करते हैं। उनके पास सोचने, पढ़ने, खेलने, प्रश्न पूछने और स्वतंत्र रूप से सीखने का समय ही नहीं बचता। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में बच्चों की क्षमता कम हुई है? क्या आज के विद्यार्थी पहले से कम बुद्धिमान है? संभवतः समस्या विद्यार्थियों में नहीं है,
बल्कि उस व्यवस्था में हैं जिसने उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि वे अपने बलबूते सफल ही नहीं हो सकते। धीरे धीरे सेल्फ स्टडी और सेल्फ कॉन्फिडेंस की जगह कोचिंग और ट्यूशन पर निर्भरता ने ले ली है। लाइब्रेरी की जगह नोट्स ने ले ली है, समझने की जगह रटने ने ले ली है और ज्ञान की जगह परीक्षा में कितने मार्क्स आए इस बात ने ले ली है। शिक्षा का व्यावसायीकरण हो गया है। आज शिक्षा सेवा कम और उद्योग ज्यादा दिखाई देती है। बड़े बड़े विज्ञापन, सफल कैंडिडेट्स की तस्वीरें, उनकी सफलता की कहानियां, एयर कंडीशनड क्लासरूम्स, प्रीमियम बैच, वीआईपी बैच, सुपर बैच, रैंकर्स बैच, इन सब ने शिक्षा को एक प्रोडक्ट में बदल दिया है और हमें अपनी जेबें खंगालने पर मजबूर कर दिया है। देखें कौन क्या खरीद पाता है। एक समय था जब प्रतिभा मेहनत से निखरती थी। सरकारी स्कूलों में ही सब बच्चे पढ़ते थे। आजकल लोगों को यह महसूस कराया जाता है कि प्रतिभा को पैकेज के रूप में खरीदा जा सकता है। अच्छी फीस दीजिए, महंगे स्कूल में बच्चे को भेजिए, महंगी कोचिंग लीजिए और सफलता सुनिश्चित कीजिए। लेकिन क्या यह सही है? यदि केवल कोचिंग से सफलता मिलती तो हर कोचिंग करने वाला छात्र सफल होता। यदि केवल फीस से प्रतिभा खरीदी जा सकती तो आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों के सभी बच्चे टॉप करते। लेकिन ऐसा नहीं होता। आज भी सफलता का सबसे बड़ा आधार मेहनत है, अनुशासन है, जिज्ञासा है और निरंतर अध्ययन ही है। दुर्भाग्य है कि इस व्यावसायीकरण ने शिक्षा को केवल महंगा ही नहीं बनाया बल्कि समाज के सब लोगों के लिए दुर्लभ भी बना दिया और जब आग लग जाए तो उनकी जान के लिए असुरक्षित। लेकिन बात केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट के पक्ष या विपक्ष की नहीं है। प्रश्न ये है कि क्या हमने सचमुच शिक्षा के मूल उद्देश्य को भुला दिया है? शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सोचने की क्षमता देना है, उसे आत्मनिर्भर बनाना है, उसे प्रश्न पूछना सिखाना है, उसे जीवन जीने के लिए तैयार करना है। लेकिन हमारी व्यवस्था बच्चों को यह विश्वास दिलाने लगे कि वे बिना सहारे कुछ नहीं कर सकते। यदि शिक्षा आत्मविश्वास की जगह दूसरों पर निर्भरता पैदा करने लग जाए, यदि विद्यालयों का स्थान बाजार ले ले और यदि ज्ञान का स्थान केवल परीक्षा परिणाम ले ले, तो हमें रुककर आत्ममंथन करना होगा। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में माँ बाप भी अपने बच्चों को ट्यूशन सेंटर या कोचिंग इंस्टीट्यूट भेज करके छुट्टी पा जाते हैं क्योंकि वे खुद मेहनत नहीं करना चाहते। क्या करें, उनके पास समय ही नहीं है, उनको अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं है और कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरह के बच्चों के लिए आसरा बनने का काम करते हैं। कोचिंग कल्चर के बढ़ने के पीछे एक पहलू ऐसा भी है जिस पर बहुत कम चर्चा होती है। यह पहलू केवल शिक्षा व्यवस्था का नहीं बल्कि परिवार और समाज के बदलते स्वरूप का भी है। एक समय था जब बच्चों की शिक्षा केवल स्कूल में ही नहीं होती थी। घर में भी माता पिता बच्चों से पूछते थे कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया, होमवर्क देखते थे, पढ़ाई के बारे में चर्चा करते थे, बच्चों की कमजोरियों और रुचियों को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन आज परिस्थितियां काफ़ी बदल गई हैं। कई परिवारों में सुबह से शाम तक दौड़ लगी रहती है। माता पिता काम में व्यस्त रहते हैं, बच्चों के पास समय नहीं होता। ऐसे में धीरे धीरे यह धारणा विकसित हुई कि बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी किसी तीसरे आदमी को सौंप दी जाए। पहले यह भूमिका ट्यूशन ने निभाई, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि कोचिंग संस्थान केवल पढ़ाई के केंद्र नहीं रह गए हैं बल्कि वे परिवारों के लिए एक सुविधाजनक व्यवस्था बन गए हैं। बच्चा स्कूल से निकला, कोचिंग चला गया, फिर घर लौटा। माता पिता को यह संतोष हो गया कि बच्चे की पढ़ाई हो रही है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वह कितना ही प्रतिष्ठित क्यों ना हो, माता पिता का स्थान नहीं ले सकता। टीचर तो सिर्फ पढ़ा सकता है, लेकिन माता पिता की ज़रूरत बच्चे को हर समय होती है। जीवन मूल्यों की शिक्षा देने के लिए, चरित्र निर्माण के लिए घर और समाज ज़्यादा ज़रूरी है, न कि कोचिंग इंस्टीट्यूट। कुछ परिवारों में स्थिति यह हो गई है कि बच्चा सुबह स्कूल, दोपहर को कोचिंग, शाम को ट्यूशन और रात को ऑनलाइन क्लास में बिजी रहता है। उसके पास अपने माता पिता से बातचीत करने के लिए भी समय नहीं बचता। एक बात और कहना चाहती हूँ, जो व्यक्ति में, जो मनुष्य में या जो बच्चों में जो अपनी नैसर्गिक प्रतिभा होती है, जो बुद्धिमत्ता होती है, जो इंटेलिजेंस होती है, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सहारा ले लेते हैं, बैसाखियों का सहारा लेते हैं, ट्यूशन का सहारा लेते हैं, शॉर्टकट करते हैं। इससे पूरी इंसानियत पर असर पड़ने वाला है। क्या हम अपनी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता खोते जा रहे हैं? आज उत्तर खोजने से पहले उत्तर उपलब्ध हो जाता है। प्रश्न पूरा होने से पहले इंटरनेट जवाब दे देता है। सोचने से पहले सोशल मीडिया राय दे देता है। समझने से पहले कोचिंग नोट्स दे देती है और प्रयास करने से पहले कोई ना कोई शॉर्टकट सामने आ जाता है।
धीरे धीरे हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां जानकारी तो बहुत है लेकिन गहन चिंतन कम होता जा रहा है। एक समय था जब विद्यार्थी लाइब्रेरी में बैठकर घंटों अध्ययन करते थे। एक प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कई पुस्तकें पढ़नी पड़ती थी। इससे केवल जानकारी नहीं मिलती थी बल्कि सोचने की क्षमता विकसित होती थी, धैर्य बढ़ता था, विश्लेषण की आदत बनती थी। आज स्थिति यह है कि अनेक विद्यार्थी तैयार नोट्स, तैयार उत्तर, तैयार वीडियो, तैयार व्याख्याओं पर निर्भर हो गए हैं। उन्हें उत्तर तो मिल जाता है लेकिन उत्तर तक पहुंचने की जो उनकी बौद्धिक यात्रा है, उस यात्रा का अनुभव उन्हें नहीं मिलता। किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति केवल उसकी जनसंख्या, उसकी अर्थव्यवस्था या उसकी भौतिक उन्नति नहीं होती। उसकी वास्तविक शक्ति उसके नागरिकों की सोचने, प्रश्न पूछने और नए समाधान खोजने की क्षमता होती है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि कोचिंग, ट्यूशन अच्छी है या बुरी। प्रश्न यह है कि क्या हम इनका उपयोग अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए कर रहे हैं या अपनी क्षमताओं का स्थान इन्हें ही दे रहे हैं। यदि बच्चे खुद पढ़ना छोड़ दें और कोचिंग ले लेकर केवल परीक्षा की तैयारी करने लग जाएं, तो हो सकता है कि वे सफलता तो प्राप्त कर ले, लेकिन आने वाले समय में ऐसी पीढ़ी तैयार होने का डर है जिसके पास जानकारी तो सारी होगी पर स्वतंत्र चिंतन होगा या नहीं, ये बताना मुश्किल होगा। और किसी भी सभ्यता के लिए ये सबसे बड़ी चेतावनी हो सकती है। समाधान के तौर पर सरकारों की तरफ से क्या व्यवस्था होनी चाहिए? अब सरकार की ओर से ऐसा क्या होना चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जरूरत ही ना पड़े, कि स्कूलों की पढ़ाई इतनी अच्छी हो जाए, कॉलेजों की पढ़ाई इतनी अच्छी हो जाए कि बच्चे खुद ब खुद जो हैं अपने आप ही प्रतियोगी परीक्षाओं में जाकर के परीक्षाएं बैठ जाएं और पास हो जाएं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सहारा ही ना लें, ट्यूशन का सहारा ही ना लें, तो सरकार की तरफ से क्या हो सकता है? दूसरी बात, परिवारों की तरफ से क्या हो सकता है? घर के बड़ों की तरफ से ऐसा क्या हो सकता है? तीसरी बात, इस तरह की है जो दुर्घटनाएं घटी हैं, आग की घटनाएं, बाढ़ की घटनाएं, इनको रोकने के लिए सरकार की और प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? समाधान क्या है? आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.